हेलो दोस्तों नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। हम लोग यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। ये हमारा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का पार्ट 4 वीडियो है। पार्ट 1 से लेके पार्ट थर्ड तक की वीडियो हमारे चैनल में अपलोड की जा चुकी है, उसको आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है। पहला क्वेश्चंस में आपको एक दो लिस्ट दी हुई है। एक लिस्ट में आपको बुक्स दी हुई है और जो सेकंड लिस्ट है उसमें आपको ऑथर्स दिए हुए हैं। तो आपको बुक्स को ऑथर्स से मैच कराना है। तो पहला है पॉलिटिक्स एंड मार्केट्स, जो बुक है ये लिखी गई थी चार्ल्स लिंडबे ब्लॉम के द्वारा। द पावर लीड्स जो बुक लिखी गई है ये सी राइट मिल्स के द्वारा लिखी गई है। प्रीफेस टू डेमोक्रेटिक थ्योरी जो बुक लिखी गई है ये रॉबर्ट डहल के द्वारा लिखी गई है। द लॉजिक ऑफ कलेक्टिव एक्शंस पब्लिक गुड्स एंड थ्योरी ऑफ द ग्रुप्स जो लिखी गई है ये मैनक्वर ओल्सन के द्वारा लिखी गई है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो फोर्थ नंबर आपका ऑप्शन होगा। ए का 4, बी का सेकंड, सी का 1 और डी का थर्ड। तो देख लेते हैं जब पॉलिटिक्स एंड मार्केट्स जो बुक द वर्ल्ड्स पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिस्टम ये बुक लिखी गई है चार्ल्स लिंडब्लॉम के द्वारा 1977 में। द पावर इलीट्स जो बुक लिखी गई है सी राइट मिल्स के द्वारा लिखी गई है 1956 में। अ प्रीफेस टू डेमोक्रेटिक थ्योरी जो बुक लिखी गई है रॉबर्ट डहल के द्वारा लिखी गई है 1956 में। द लॉजिक ऑफ कलेक्टिव एक्शंस पब्लिक गुड्स एंड द थ्योरी ऑफ ग्रुप्स जो बुक लिखी गई है ये मैनक्वर ओल्सन के द्वारा लिखी गई है 1965 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स दी हुए हैं, आपको स्टेटमेंट्स कौन से करेक्ट है कौन से इनकरेक्ट वो पता करना है। पहला स्टेटमेंट है ओलिगार्की इज ए गवर्नमेंट डोमिनेटेड बाय फ्यू। तो ओलिगार्की उस प्रकार की गवर्नमेंट है जिसमें कुछ लोगों का डोमिनेशन होता है, डोमिनेट किए जाते हैं। तो ये सही है, ओलिगार्की जो है तो कुछ लोगों के द्वारा डोमिनेट किए जाने वाली गवर्नमेंट्स का फॉर्म है। सेकंड स्टेटमेंट लिखा है रॉबर्ट मैकेंजी फार्मुलेटेड द आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की। तो आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की जो फार्मुलेट किया गया था रॉबर्ट मैकेंजी के द्वारा नहीं किया गया था बल्कि रॉबर्ट मिसेल्स के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर आपका स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट है और सेकंड इज फॉल्स है, तो यानी थर्ड नंबर आपका ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। तो देख लेते हैं स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स। तो ओलिगार्की जो होती है इसमें कुछ लोगों का शासन होता है, कुछ लोग जो तो एक लोगों का इलीट ग्रुप होता है वही जो है तो शासन करते हैं। और रॉबर्ट मिसेल्स जो थे उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था आयरन लॉ ओलिगार्की का। इनका कहना था कि कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन हो, किसी प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो डेमोक्रेटिक आइडियल्स का हो या बिना डेमोक्रेटिक आइडियल्स वाला हो, उसमें हमेशा यही देखा जाता है कि वहां पर कुछ इलीट्स तबका होता है, इलीट्स वर्ग होता है, वही शासन करता है। उसी को वो रॉबर्ट मिसेल्स क्या कहते हैं, आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेकिंग समवन बेटर विदाउट मेकिंग अदर रॉस इज एसोसिएटेड विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि किसी को बेटर करने के लिए, अच्छा करने के लिए किसी बिना किसी को नुकसान पहुंचाए, ये जो कॉन्सेप्ट है ये किसके द्वारा दिया गया था, तो पैरेटो के प्रिंसिपल्स ऑफ ऑप्टिमलिटी में इसको हमको देखने को मिलता है। तो मेकिंग समवन बेटर विदाउट मेकिंग अदर ऑर्स, ये जो कॉन्सेप्ट है ये पैरेटो के प्रिंसिपल्स ऑफ ऑप्टिमलिटी में दिखाई देता है। क्योंकि वो कहते हैं कि अगर समाज में कोई भी प्रकार का किसी भी प्रकार का चेंजेस करना है, अगर उससे एक इंडिविजुअल व्यक्ति का बेटर होता है, अच्छा होता है, अगर इंडिविजुअल व्यक्ति का भला होता है बिना किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाए, किसी भी अदर पर्सन्स को डिसएडवांटेज पोजीशन पे ले जाए बिना, तो इस प्रकार के चेंजेस क्या होते हैं, डिजायरेबल होते हैं। इस प्रकार के चेंजेस होने चाहिए। तो ये पैरेटो के प्रिंसिपल्स ऑफ ऑप्टिमलिटी में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन इंस्टीट्यूशनलिज्म एंड न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म वुड प्राइमरीली बी लोकेटेड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ। तो इंस्टीट्यूशनलिज्म और न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म जो है इनमें दोनों में फंडामेंटल डिफरेंस क्या है, तो इनके अगर फंडामेंटल डिफरेंस देखे जाए तो ये एक्सपेरिमेंटेशंस पे आधारित है, ठीक ना। तो जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशनल अप्रोच था कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को स्टडी करने के लिए, इसमें क्या किया जाता था, इसमें केवल इंस्टीट्यूशनल या गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूशनल फॉर्मल इंस्टीट्यूशन हो चाहे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशनल, इसमें इनके
इनके बारे में स्टडी किया जाता है, इनके टाइप्स के बारे में स्टडी किया जाता है, ये कैसे फंक्शन करते हैं इनकी स्टडी की जाती थी। लेकिन जो न्यू इंस्टीट्यूशनल अप्रोच आया है, इसमें जो है तो फोकस किया जाता है कोई भी रूल्स, नॉर्म या कल्चरल जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं किसी भी सोसाइटी के, वो किस प्रकार जो है तो इंडिविजुअल्स का जो बिहेवियर होता है, एक्शंस होता है, उसको किस प्रकार वो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इफेक्ट करता है, उस बारे में स्टडी की जाती है। तो यदि हम लोग फंडामेंटल डिफरेंस देखें इंस्टीट्यूशनलिज्म और जो न्यू इंस्टीट्यूशनिज्म है, तो प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सपेरिमेंटेशंस है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको दो लिस्ट दी हुई है, एक लिस्ट में आथर्स दिए हुए हैं और सेकंड जो लिस्ट है उस आथर्स से एसोसिएटेड जो टर्म्स है उसके बारे में दिया हुआ, तो आपको मैच कराना है। तो डेविड ईस्टर्स जो एसोसिएटेड टर्म है वो ब्लैक बॉक्स है, वो अपने सिस्टम थ्योरी देते हैं, उसमें वो ब्लैक बॉक्स का कॉन्सेप्ट भी देते हैं। लुसियन पाइस जो एसोसिएटेड टर्म है वो डेवलपमेंटल सिंड्रोम है। और शैमुअल पी हंटिंगटन वो वेव ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन देते हैं, थ्री वेव ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन। तो वेव ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन जो है वो सैमुअल पी हंटिंगटन से संबंधित है। और शेम्योर मार्टिन लिप्सेट जो देते हैं वो पॉलिटिकल मैन करके बुक लिखते हैं, तो वो उनसे संबंधित है। पॉलिटिकल मैन जो है तो शेम्योर मार्टिन लिप्सेट से संबंधित है। तो यहाँ आपका ए का थर्ड होगा, बी का जो है तो फर्स्ट होगा, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, और सी का आपका होगा फोर्थ, यानी कि आपका थर्ड नंबर जो आपका ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। ठीक ना, डी का सेकंड। तो यहाँ पर थर्ड नंबर आपका ऑप्शन करेक्ट है। डेविड ईस्टर्स ब्लैक बॉक्स का कॉन्सेप्ट देते हैं, वो अपने जो पॉलिटिकल सिस्टम की थ्योरी डेवलप करते हैं उसमें देते हैं। उसमें ये ब्लैक बॉक्स को उस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं कि एक बीच का मीडियम है जिसमें जो सोसाइटी की डिमांड्स होती है वो कन्वर्ट होती है गवर्नमेंट्स के द्वारा पॉलिसीज में। लुसियन पाई जो देते हैं वो डेवलपमेंटल सिंड्रोम देते हैं, वो लुसियन पाई डिफाइन करते हुए 10 वेरियस जो वेरिएशन होते हैं पॉलिटिकल डेवलपमेंट के उसको इंटरप्रेट करते हुए बात करते हैं अपने थ्योरी में, और इसी को जाना जाता है डेवलपमेंट सिंड्रोम के रूप में। शैमुअल पी हंटिंगटन जो है वो वेव ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन देते हैं, ये जो टर्म पॉपुलराइज किया गया था वेव ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन हंटिंगटन के द्वारा 1991 में। 1991 में ये बुक लिखते हैं द थर्ड वेव, उसी में वो डिस्क्राइब करते हैं तीन मेजर्स जो डेमोक्रेटाइजेशन वेव आई है ग्लोबल लेवल पे, उनके बारे में बात करते हैं। जो फर्स्ट वेव आई थी वो शुरू हुई थी 19th सेंचुरी में, सेकंड वेव जो हुई वो वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद शुरू होती है, जिसमें उस समय इंडिया में भी डेमोक्रेटाइजेशन होता है। और जो थर्ड वेव स्टार्ट होती है सैमुअल पी हंटिंगटन के अनुसार वो मिड्स 1970s में शुरू होती है। और ये जो है तो स्टडी करते हैं साउथ यूरोप के कंट्रीज का, लैटिन अमेरिकन और एशियन कंट्रीज का, जो अपनी बुक लिखते हैं थर्ड वेव ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन में सैमुअल पी हंटिंगटन। पॉलिटिकल मैन जो टर्म एसोसिएटेड है सैमुअल मार्टिन लिप्सेट से एसोसिएटेड था। सैमुअल मार्टिन लिप्सेट बुक लिखते हैं पॉलिटिकल मैन द सोशल बेसिस ऑफ पॉलिटिक्स, जो पब्लिश होती है 1960 में। ये जो है तो इस बुक में जो है तो स्टडी करते हैं जो डेमोक्रेसीज है वर्ल्ड में उनको किस प्रकार फंक्शंस करते हैं, उनकी कंडीशंस क्या है, उस बारे में ये स्टडी करते हैं सैमुअल मार्टिन लिप्सेट अपनी बुक पॉलिटिकल मैन एंड द सोशल बेसिस ऑफ पॉलिटिक्स जो 1960 में पब्लिश होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको दो स्टेटमेंट दिए है, एक स्टेटमेंट में आपको असर्शंस दिया हुआ है और दूसरा स्टेटमेंट जो है वहां पर रीजंस दिए हैं। आपको पता करना है कि असर्शंस रीजन करेक्ट है कि नहीं, और क्या रीजंस जो है तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का कि नहीं। तो असर्शंस दिया हुआ है नेशन एंड नेशनलिज्म can be varied, be conceptualized and defined but without being generalization in common theorizations। यानी नेशन और नेशनलिज्म जो है राष्ट्र और राष्ट्रवाद जो है तो ये अलग अलग तरह से कॉन्सेप्चुलाइज किया जाता है और डिफाइंड किया जाता है बिना किसी जनरल थियोराइजेशंस के। तो ये स्टेट आपका जो असर्शंस है वो सही दिया है, दोनों अलग अलग तरह के कॉन्सेप्ट है नेशनल और नेशनलिज्म। रीजंस दिया हुआ है देयर कैन बी डिस्कोर्सेस नॉट कॉमन थ्योरीज ऑन नेशन एंड नेशनलिज्म। तो नेशन और नेशनलिज्म पर डिस्कोर्सेस है, विमर्श होते हैं, लेकिन कोई कॉमन थ्योरीज नहीं है। तो ये भी रीजंस भी यहाँ पर सही है और आपका रीजंस जो है तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शंस का। तो इस प्रकार जो है तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो बोथ ए assertions and region are true and region is the correct explanation of assertions होगा। ठीक, तो नेशनलिज्म क्या होता है? नेशनलिज्म एक प्रकार का पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक आइडियोलॉजी है जो प्रमोट करता है किसी भी नेशंस के, पर्टिकुलर नेशंस के
इंटरेस्ट को, कि वो अपना नेशनल की सोवरेंटी को मेंटेन करे, अपनी सिक्योरिटी को मेंटेन करे, ठीक ना। और नेशनलिज्म इस प्रकार की देखें तो एक मॉडर्न प्रकार की आइडियोलॉजी है। वहीं पर अगर नेशन या राष्ट्र की बात करें तो वो एक स्टेबल कम्युनिटी को होती है, जिसमें कुछ लोग होते हैं, उनकी कॉमन लैंग्वेज होती है, टेरिटरी होता है, हिस्ट्री होती है, इथनिसिटी होती है और साइकोलॉजिकल मेकअप होता है उनके कॉमन कल्चर का। तो इस प्रकार देखें तो एक कॉमन लैंग्वेज टेरिटरी होता है, कोई भी नेशन होता है तो उसका एक प्रकार का सेम तरह का वहां पर कल्चर देखने को लगभग मिलता है किसी भी नेशन। तो इस प्रकार देखें नेशनल और नेशंस जो है, राष्ट्र जो है, और नेशनलिज्म राष्ट्रवाद जो है, दोनों डिफरेंट प्रकार के आइडियोलॉजी है। दोनों को अलग अलग तरह से डिफाइंड भी किया जाता है, कॉन्सेप्चुअलाइज भी किया जाता है। तो जो हमारा असर्शंस और रीजन था वो दोनों सही था, और रीजन जो है तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू डेमोक्रेसी एज ए हेजेमनी ऑफ द वर्कर्स, peasants and other marginalized sections of the society is associated with which of the following। तो न्यू डेमोक्रेसी को जो कि कहा जाता है हेजेमनी ऑफ द वर्कर, पीजेंट और अदर मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस को, तो किस में दिखाई देता है, किस थ्योरी में, तो सबाल्टर्न स्कूल जो स्कूल्स ऑफ थ्योरी है वो उसमें दिखाई देता है। तो न्यू डेमोक्रेसी एज ए हेजेमनी ऑफ वर्कर्स, पीजेंट और अदर मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस की जो हेजेमनी देखने एसोसिएटेड है, ये सबाल्टर्न स्कूल से एसोसिएटेड है। सबाल्टर्न स्कूल जो है वो एक्सटेंशन है मार्क्सिस्ट थॉट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सैमुअल पी हंटिंगटन एनालिसिस इंडिया इज प्लेस्ड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेव ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन। सैमुअल पी हंटिंगटन की जो एनालिसिस है, थ्री वेव ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन देते हैं, उसमें वो इंडिया को किस वेव में रखते हैं, तो वो सेकंड वेव में रखते हैं, जो वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद शुरू होती है। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो सेकंड नंबर ऑप्शन सेकंड वेव होगा, ठीक ना। तो सेकंड सैमुअल पी हंटिंगटन अपनी बुक द थर्ड वेव डेमोक्रेटाइजेशन इन लेट 20th सेंचुरी में तीन वेव ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन एनालिसिस करते हैं, जिसमें इंडिया को सेकंड वेव में रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्कुलेशन ऑफ इलीट मोस्ट क्लोजली रेफर टू विच ऑफ द फॉलोइंग। जो सर्कुलेशन ऑफ इलीट थ्योरी है उसमें जो तो ये सर्कुलेशन ऑफ इलीट्स किस चीज को रेफर करता है, तो वो रिप्लेसमेंट ऑफ द इलीट्स को रेफर करता है। सैमुअल पी हटने मतलब सॉरी, इटालियन सोशलिस्ट विल्फ्रेडो पेरोटो जो है वो देते हैं सर्कुलेशन ऑफ इलीट थ्योरी। उनके अनुसार जो हिस्ट्री होती है उसमें क्या होता है कि एक इलीट्स हमेशा दूसरे इलीट्स के द्वारा रिप्लेस किया जाता है। वर्तमान में जो इलीट्स है वो बाद में रिप्लेस कर दिए जाएंगे, जो अभी मासेस है उसमें से कोई इलीट्स निकल के आएगा और उस इलीट्स को रिप्लेस कर देगा। तो इसलिए इसको रिप्लेसमेंट्स ऑफ इलीट्स के रूप में भी समझा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग बुक्स एज पर द ईयर ऑफ देयर पब्लिकेशन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो यहाँ पर कुछ बुक्स दी हुई हैं, वो किस वर्ष पब्लिश हुई हैं उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। तो अमेरिकन कॉमनवेल्थ जो बुक लिखी गई है ये 1888 में जेम्स ब्राइस के द्वारा लिखी गई है। मॉडर्न डेमोक्रेसीज बुक जो लिखी गई है 1921 में जेम्स ब्राइस के द्वारा लिखी गई थी। पब्लिक ओपिनियन एंड पॉपुलर गवर्नमेंट्स ये लिखी गई थी 1913 में लॉरेंस लोवेल के द्वारा लिखी गई थी। और कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट्स एंड डेमोक्रेसी जो बुक लिखी गई थी 1968 में लिखी गई थी कार्ल जे फेडरिक के द्वारा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले डी होगा, उसके बाद आपका सी नंबर होगा, फिर ए होगा और बी होगा, यानी डी सी ए बी। तो यहाँ आपका जो सेकंड नंबर ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा, सेकंड नंबर ऑप्शन करेक्ट है। द अमेरिकन कॉमनवेल्थ 1888 में जेम्स ब्राइस के द्वारा बुक लिखी गई। द पब्लिक ओपिनियन एंड पॉपुलर गवर्नमेंट जो बुक लिखी गई 1938 में ए लॉरेंस लोवेल के द्वारा लिखी गई थी। मॉडर्न डेमोक्रेसीज बुक लिखी गई 1921 में जेम्स ब्राइस के द्वारा लिखी गई थी। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट्स एंड डेमोक्रेसी 1968 में कार्ल जे फेडरिक के द्वारा लिखी जाती है। तो धन्यवाद दोस्तों, ये हमारा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का पार्ट 4 वीडियो था प्रीवियस ईयर एनालिसिस का। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप अपने कमेंट्स के माध्यम से मुझे जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो इस तरह की आगे आने वाली वीडियोज हैं वो आपको मिल सके। धन्यवाद, थैंक यू।